अच्छा जी, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक की डिस्कशन करेंगे जिसको हम कहते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक के सवालात पर जाने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ सा चीज़ों का अगर रिकैप किया जाए, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो, या चीज़ों को मैं समझा दूं तो मैं ये मुनासिब समझूंगा कि कुछ चीज़ों को हम लोग जो है वो गो थ्रू कर लें। सबसे पहली बात ये है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो है वो है क्या। देखिए, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ऑल्दो ये दोनों टर्म्स रियल लाइफ में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स जो हैं इन दोनों में भी डिफरेंस है। जब हम मर्जर्स की बात करते हैं तो मर्जर्स का मतलब ये होगा कि लेट्स से एक कंपनी ए कंपनी है और एक कंपनी बी कंपनी है, और ए और बी कंपनी जो है ना वो ये सोच लें कि यार हम दोनों मिलकर और एक नई कंपनी बना लेते हैं विच इज़ सी कंपनी। अब यहाँ पर ए कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस रखती थी, बी कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस रखती थी। इन दोनों ने अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम रख दिया सी कंपनी, या जो थी सी कंपनी। मर्जर्स के केस में ए और बी कंबाइन होकर एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, न्यू एंटिटी फॉर्म करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हम नई कंपनी को न्यू नेम से लॉन्च नहीं करते हैं, बल्कि हम ए या बी में से किसी एक का नाम दे देते हैं नई कंपनी को। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसके नाम के साथ जो जुड़ी हुई गुडविल थी, या उसके नाम की वजह से जो लोग उस कंपनी को जानते थे, वो बरकरार रहें। लेकिन मर्जर्स की टर्म तब यूज़ होती है जब दो कंपनीज अपने ऑपरेशंस को मर्ज कर एक नई कंपनी में कन्वर्ट हो जाएं। एक्विजिशंस थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्विजिशंस में क्या है, लेट्स से कि अगर एक ए कंपनी और एक बी कंपनी काम कर रही है, अलग अलग कंपनीज हैं, और अगर हम ये कहते हैं कि यार ए जो है ना वो एक्वायरर है, यानी कि ये वो कंपनी है जो चाह रही है कि मैं किसी और कंपनी को ख़रीदूँ, और लेट्स से बी कंपनी एक टारगेट कंपनी है। टारगेट कंपनी यानी कि ए जो है वो बी को परचेज़ कर रहा है, बी को ख़रीद रहा है। तो जो नई कंपनी होगी वो कह लो कि कैपिटल ए बनेगी। कैपिटल ए का मतलब ये है कि इस सिनेरियो में ये जो ए कंपनी थी उसने बी कंपनी को ख़रीदा है और वो ख़ुद कैपिटल ए कंपनी बन गई है, यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हुई है और इसकी एग्जिस्टेंस इंटैक्ट है, बट विद ग्रेटर ऑपरेशंस। पहले वाले केस में ए और बी दोनों की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई, मर्ज होकर वो एक नई कंपनी बन गए जिसका नाम था सी कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब बात यह आती है कि आखिर कंपनीज जो है ना वो मर्ज क्यों होती हैं, या कंपनी की एक्विजिशंस क्यों होती हैं। अच्छा, इसका एक रिवर्स भी है, वो कहलाता है डीमर्जर या अनबंडलिंग, स्पिन ऑफ, कार्व ऑफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ मर्जर्स और एक्विजिशंस को डिस्कस करेंगे। तो मर्जर्स और एक्विजिशंस होने के, या मर्जर्स के और एक्विजिशंस की मेनली जो रीज़न है ना वो है सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स या सिनर्जी। सिनर्जी को सिंपली आप याद रख सकते हो एज 2 + 2 = 5। ठीक है ना, 2 + 2 = 5 वाला रूल है जिसको हम सिनर्जी कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब दो कंपनीज मिलकर काम करती हैं तो कुछ कॉस्ट सेविंग्स की वजह से जो नई वाली कंपनी होती है उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू, उसकी प्रॉफिट्स के अमाउंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक ए कंपनी थी और उसका प्रॉफिट होता था हर साल का 5 मिलियन। एक बी कंपनी थी, उसका हर साल का प्रॉफिट होता था 7 मिलियन। ए ने बी को एक्वायर कर लिया और अब वो कैपिटल ए कंपनी बन गई। ऑल्दो 5 और 7 12 होना चाहिए, लेकिन लेट्स से बड़ी वाली ए कंपनी का टोटल प्रॉफिट 15 मिलियन है। ऐसा क्यों होता? ऐसा 3 रीजंस की वजह से होता।
तीन तरह की सिनर्जीज अराइज होती हैं जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। अब वो सिनर्जीज क्या हैं, वो सिनर्जीज देख लेते हैं। पहली सिनर्जी कहलाती है कॉस्ट सिनर्जी, दूसरी कहलाती है रेवेन्यू सिनर्जी, तीसरी कहलाती है फाइनेंशियल सिनर्जी। ठीक है, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल सिनर्जीज। सर कॉस्ट सिनर्जी में क्या आता है? कॉस्ट सिनर्जी की जो मेन या कोर रीज़न होती है वो होती है अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेट डुप्लीकेट डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट, इस तरह से आप समझ लो। सर इसकी एग्जांपल ले दें। लेट्स से एक कंपनी है टी कंपनी, टेलीफोन सेक्टर में ऑपरेट करती है, सेल्यूलर सर्विस है। एक कंपनी है यू कंपनी, सेल्यूलर सर्विसेज में ऑपरेट करती है। ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिम जो है वो इशू की हुई है उसने, और लोग जो है उसकी कंपनी की सर्विसेज इस्तेमाल कर कर और मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों ने अपने ऑपरेशंस मर्ज कर दिए। सर कॉस्ट कैसे बचेगी? पहले लेट्स से इसका एक कॉल सेंटर था ताकि जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं उसको हैंडल किया जाए, और वहाँ पे 5 लोग काम करते थे। इसका कॉल सेंटर था ताकि लोगों की कंप्लेंट्स को हैंडल किया जाए, यहाँ पे भी 5 लोग काम करते थे। दोनों जब मर्ज हो गए तो इन्होंने क्या किया कि कॉल सेंटर में 10 के बजाय 8 लोग रख लिए, 2 लोगों को काम से निकाल दिया। बिकॉज ऑल्दो कंप्लेंट्स आ रही होंगी लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इवनली इतनी अच्छी स्प्रेड हो जाएगी कि अब मुझे 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है। या फॉर एग्जांपल लेट्स से यार इसका एक सिग्नल का टावर जो है ना वो एक स्पेसिफिक एरिया में इंस्टॉल हुआ था, इसने भी उसी एरिया में अपने सिग्नल्स के लिए एक टावर इंस्टॉल किया हुआ था। जब दोनों कंपनीज मर्ज हो गई तो अब 2 टावर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट सिनर्जीज। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरह की जो सिनर्जी आती हैं वो रेवेन्यू सिनर्जीज होती हैं। अब रेवेन्यू सिनर्जीज क्या होती हैं? अच्छा, कॉस्ट सिनर्जीज की कॉस्ट में कमी, रेवेन्यू सिनर्जीज का मतलब होता है किसी तरह से भी रेवेन्यू का इजाफा, रेवेन्यू में इंक्रीज। रेवेन्यू सिनर्जीज की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों जो कंपनीज थी, जो ए और बी कंपनीज थी, वो ऐसे गुड्स बेचती थी जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इन दोनों के मर्ज होने की वजह से मैं हो सकता है कि एक कोई कंबाइंड ऑफर लॉन्च कर सकता हूँ फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, इंक्रीजिंग माय ओवरऑल रेवेन्यू। तीसरी तरह की जो सिनर्जी है वो कहलाती है फाइनेंशियल सिनर्जी। फाइनेंशियल सिनर्जी से ये मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब 2 कंपनीज आपस में मर्ज होकर एक बड़ी कंपनी बन जाते हैं तो कुछ ऐसे फ़ायदे कंपनीज को मिलते हैं जो इंडिविजुअल कंपनीज को अवेलेबल नहीं थे। मिसाल के तौर पर इंक्रीज इन डेट कैपेसिटी। लेट्स से कि जब ये कंपनी एक छोटी कंपनी थी और ये कंपनी एक छोटी कंपनी थी तो बैंक जो है ना, एक स्पेसिफिक बैंक एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का लोन प्रोवाइड नहीं करता था। इन दोनों के मर्ज होने से क्या हुआ? इन दोनों के मर्ज होने से ये हो गया कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, और जो बैंक था अब वो इस कंपनी को लोन देने के लिए तैयार है, बिकॉज इसका जो साइज़ है इन टर्म्स ऑफ आप कह लो नंबर ऑफ एसेट्स या नेट एसेट्स वर्थ जो है वो सिग्निफिकेंट है, और बैंक जो है वो राज़ी हो गया इनको डेट देने के लिए। नाउ ये वाला जो फ़ायदा है ना कॉस्ट कम कर रहा है ना रेवेन्यू बढ़ा रहा है, लेकिन कंपनी के लिए फ़ायदा किस तरह से होगा? इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा कि वो उसकी शायद कॉस्ट को सेव करेगा। जब एक बड़ी कंपनी लोन लेने जाएगी मे बी उसको जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। सो 3 सोर्सेज होती हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल सिनर्जीज। अच्छा, फाइनेंशियल सिनर्जीज में और भी बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से फाइनेंशियल सिनर्जी की एक और जो पॉसिबल सोर्स होती है वो ये होती है कि लेट्स से हमारे पास 2 कंपनीज थी, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए जो है ना उसके पास कोई एक स्पेसिफिक आइडिया था, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था जो ये अंडरटेक कर सकती थी, और इसकी एनपीवी जो है ना वो पॉजिटिव थी, विच मीन्स कि इसको अंडरटेक करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स।
लेकिन इसके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बी कंपनी एक और कंपनी थी जिसके पास जो है ना वो कैश सरप्लस था, लेकिन कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं थे जिसकी एनपीवी पॉजिटिव हो। इन दोनों के कंबाइन होने से क्या होगा? इन दोनों के कंबाइन होने से बी अपना सरप्लस कैश ए के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है और इंटायरिटी दोनों कंपनी जो है वो आपस में इस चीज़ का फ़ायदा ले सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सिनर्जीज़ होती हैं ना वो 3 तरह की होती है। अब हम आ जाते हैं भाई मेन हमारे काम पर, जो कि है वैल्यूएशन मॉडल्स। ठीक है ना। कभी भी अगर कोई एक कंपनी, लेट्स से ए कंपनी जिसको हम कह देते हैं कि ये एक्वायरर है, ए कंपनी हम कह देते हैं कि इसको कि ये एक्वायरर है, एक्वायर करने जाती है बी कंपनी को जिसको हम कह देते हैं टारगेट है। तो जब ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर करने जाती है तो ए कंपनी ये चाहती है कि यार मैं इसकी मार्केट वैल्यू तो मालूम करूं, यानी कि मैं इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए आखिर कितने पैसे पे करूं, ये मुझे मेजर करना पड़ेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। अब ये जब कंपनी ए इस चीज़ को मेजर करेगी कि यार बी कंपनी की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितनी है, मैं कितनी पेमेंट करूं, कितने रुपए पे कर इसको एक्वायर करूं, तो उस वैल्यूएशन के लिए बहुत सारे तरह के मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे तरह के मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना। मेनली ये मॉडल्स 3 हिस्सों में ब्रेक किए जाते हैं डिपेंडिंग कि एक्विजिशन का पर्पस क्या है। कुछ मॉडल्स कहलाते हैं एसेट बेस्ड मॉडल्स या एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स। कुछ मॉडल्स कहलाते हैं अर्निंग्स बेस्ड, और कुछ कहलाते हैं कैश फ्लो बेस्ड। अच्छा, ये बात याद रहे कि इन मॉडल्स में कोई इस तरह से नहीं है कि ये रूल है कि एक चीज़ एक जगह पर आ गई तो दूसरी जगह पर नहीं आ सकती। ये एक तुम समझ लो कि रफ ब्रेकिंग है या रफ एक समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जाती है तो वह एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स भी यूज़ करेगी, फिर वो उस कंपनी को वैल्यू करने के लिए अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स भी यूज़ करेगी, वो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स भी यूज़ करेगी और फिर अपना डिसीजन लेगी। इसके अलावा भी कुछ मॉडल्स हो सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि यार कौन से वक्त कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना एप्रोप्रिएट होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ए कंपनी इज़ एक्वायरर और बी कंपनी इज़ टारगेट। ये एक्वायरर है, ये टारगेट है। इसका मतलब ये हो गया कि यार ए जो है ना वो किसको ख़रीदेगा, वो बी को ख़रीदेगा। लेकिन ए का मकसद ये है कि मैं बी को ख़रीद कर मैं बी को परचेज़ करूँगा, बट उसको मैं फिर जाकर जो है ना वो उसके एसेट्स को, मैंने बी को परचेज़ किया, बी को परचेज़ करके उसकी लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ कर दूंगा। लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ कर उसके जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स मैं इंडिविजुअली मार्केट में बेच दूंगा। ठीक है। ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर करेगी, मकसद क्या है? क्या ये मकसद है कि मैं ए जो है वो बी को परचेज़ करे और फिर लॉन्ग टर्म में वो दोनों कंबाइंड ऑपरेशंस लेकर चलते रहे? नहीं। ए कंपनी बी को एक्वायर करेगी, बी को एक्वायर कर उसकी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर उस कंपनी के जितने एसेट्स बच जाएंगे, उन एसेट्स में फैक्ट्रीज, मशीनरीज, फर्नीचर, जो चीज़ें भी होंगी उसको वो इंडिविजुअल लेवल पर जाकर बाज़ार में बेचेगी। इस सिनेरियो में मेरी एज एन एक्वायरर ये इंटेंशन नहीं है कि मैं बी की फ्यूचर अर्निंग्स के फ़ायदे लूँगा, बल्कि मेरी ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटेंशन है कि मैं एक पेमेंट करूँगा, पेमेंट कर एक चीज़ मेरे पास आ जाएगी और वो चीज़ जो है वो फिर मैं आगे कुछ पैसे रख कर बेच दूँगा। इस सिनेरियो में बेहतरीन जो वैल्यूएशन के मॉडल्स हैं वो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है। क्यों? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की सिंपलेस्ट टेक्निक क्या है? आप किसी कंपनी को ख़रीदने जा रहे हो तो उसके ऑल एसेट्स की वैल्यूज़ में से ऑल लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ माइनस कर दो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ये चीज़ें जो हैं वो बैलेंस शीट से उठा लो। ऑल्दो इसमें भी 3 चीज़ें
या 3 तरह की डिटेल्स है। जब हम डिटेल्स में जाएंगे, रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड। लेकिन अभी फॉर सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मैं ये कहता हूँ कि यार ए बी को ख़रीदने जा रहा है, ए ने बी की बैलेंस शीट देखी, देखा यार एसेट्स की वैल्यू जो है ना वो 500 मिलियन है और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है ना वो 200 मिलियन है। बच कितना गया? 300 मिलियन। तो ए ये कहेगा कि यार अगर मैं बी को ख़रीदता हूँ ना तो इसकी नेट वर्थ 300 मिलियन है, यानी कि इसके ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज़ 300 मिलियन के हैं। यानी कि मैं इसको अगर ख़रीदूँगा तो 500 मिलियन के एसेट्स भी मिलेंगे, 200 मिलियन की लाइबिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो ए बी को बोलेगा कि यार मुझसे तुम 250 मिलियन ले लो, मुझसे तुम 290 मिलियन ले लो और अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मेरे हवाले कर दो, मैं इसको बेचूंगा और 300 मिलियन मुझे मिल जाएंगे, कुछ मुझे बच जाएगा और मैं तुम्हें आज अपफ्रंट 290 मिलियन जो है वो 290 मिलियन तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, इस केस में हमने एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल किया, यानी कि बैलेंस शीट से एसेट्स देखे, बैलेंस शीट से लाइबिलिटीज़ देखी। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से हम ये कह लेते हैं कि यार फॉर अ मोमेंट यूँ सोच लो कि 300 मिलियन में ही ए ने बी को ख़रीदा, तो ए करेगा क्या? ए जो है लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करेगा 200 मिलियन की, 300 मिलियन बी को पे किया, 200 मिलियन की लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करी, 500 मिलियन के एसेट्स बाज़ार में बेच दिए। ये हम कह लेते हैं कि ये ब्रेक इवन एक्विजिशन है, जिस पे ना ए को कोई फ़ायदा नुकसान हो रहा है, ना बी को कोई फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। लेकिन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक से हमें ये मालूम हो जाता है कि यार कंपनी के एसेट्स लेस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है, और अगर मेरा पर्पज़ ये है कि मैं उस कंपनी को फ्यूचर में नहीं चलाऊँगा तो मैं इसके आसपास की कोई ऑफ़र कोट करूँगा। एज एन एक्वायरर मेरी कोशिश क्या होगी? मैं 300 मिलियन से कम पे करूँ ताकि मुझे कुछ बच जाए। एज ए टारगेट की कोशिश क्या होगी कि वो 300 मिलियन से कुछ ज़्यादा एक्वायरर से हासिल कर सके ताकि उसको कुछ बच जाए, बिकॉज जो काम ए करने जा रहा है वही काम बी भी तो कर सकता था। ठीक है, तो ये मॉडल्स जो है ना वो अंदाजे देने के लिए होते हैं। फाइनल डील क्या होगी? जो ए और बी पार्टी आपस में एग्री कर ले। अच्छा सर, अर्निंग्स बेस्ड मॉडल्स या कैश फ्लो बेस्ड मॉडल कहाँ अप्लाई होते हैं? अर्निंग्स बेस्ड मॉडल या कैश फ्लो बेस्ड मॉडल वहाँ पर अप्लाई होते हैं जब एक एक्वायरर का मकसद ये हो कि मैं बी को एक्वायर कर और उसके ऑपरेशंस को कंटिन्यू करूँगा और फिर वो जो कमा कर मुझे देगा उससे मुझे फ़ायदा हासिल होगा, वो मैं फ़ायदा हासिल करूँगा उसके नाम का या उसकी प्रोडक्ट को बेचकर, और आगे प्रॉफिट्स का अगले आने वाले सालों में जो फ़ायदे होंगे वो हासिल करूँगा। अब क्योंकि इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ब्रीफली चीज़ें समझाना है, तो मैं ये कह देता हूँ कि इसमें एक मॉडल आता है PE रेशो मॉडल, यानी कि हम लोग प्राइस टू अर्निंग्स रेशो की मदद से और ये एनालाइज करते हैं कि दूसरी कंपनी को ख़रीदने के लिए क्या पैसे पे करने चाहिए। अच्छा, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स जो हैं उसमें अगेन बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसमें से सबसे मशहूर वाले हैं फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी और फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल। फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी मॉडल और फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल। अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन में सबसे फेमस मॉडल कौन सा है? PE रेशो मॉडल सबसे फेमस मॉडल है। अब PE रेशो मॉडल जो है वो जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, जिन डिटेल्स में मैं जाना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझूंगा। एक रफ़ ओवरव्यू दे दूँ तो PE रेशो मॉडल में हम जो है वो एक कंपनी का PE रेशो लेते हैं और एक कंपनी के EPS से मल्टीप्लाई करते हैं। EPS बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। टारगेट कंपनी का EPS हो सकता है, टारगेट कंपनी का करंट EPS हो सकता है, टारगेट कंपनी का जो फ्यूचर का EPS है वो हो सकता है, जो लैगिंग EPS है वो हो सकता है। PE रेशो बहुत सारे हो सकते हैं। इंडस्ट्री का PE रेशो हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का PE रेशो हो सकता है। एक्वायरर का PE रेशो हो सकता है। एक्वायरर का PE रेशो हम कब यूज़ करते हैं सर? तब यूज़ करते हैं जब हम ये फील करते हों कि हम टारगेट को एक्वायर कर और उसको उसी औकात पे ले आएंगे या उतनी ही उसकी वर्थ पे ले आएंगे जितनी हमारी अपनी वर्थ है। ठीक है ना, तो बहुत सारी EPS और PE रेशोस यूज़ हो सकते हैं जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर जब मैंने आप लोगों को बोला कि कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल में दो फेमस जो मॉडल्स हैं वो आपके फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल है और फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल है, जिसकी अगेन हमें डिस्कशन बहुत सारे आगे के वीडियो लेक्चर्स में करनी है। तो ये बात याद रहे कि फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल में जब मैं किसी कंपनी की वैल्यूएशन करूँगा या किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालूँगा
तो वो जो मार्केट वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या आएगी? वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब ये है कि ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज से जो वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी। लेकिन जब हम फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल यूज़ करते हैं, ये एक डिफरेंट मॉडल है, जब हम ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं तो इससे हमारे पास वैल्यू ऑफ कंपनी या वैल्यू ऑफ फर्म आती है। इसको हम फ्री कैश फ्लोज टू फर्म या फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी मॉडल कहते हैं, और इसमें हमारे पास वैल्यू टू कंपनी आती है। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब मैं वैल्यू ऑफ कंपनी की बात करता हूँ तो ये एक तरह से एसोसिएटेड है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, और वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करता हूँ तो ये एसोसिएटेड है इक्विटी के साथ। इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड में जितना फ़र्क है उतना ही वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ कंपनी या वैल्यू ऑफ फर्म में फ़र्क है। जब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करते हैं तो हम इक्विटी की वैल्यू या वर्थ निकाल रहे होते हैं, और जब हम वैल्यू ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि डेट और इक्विटी दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सवाल में आपके पास फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी या फ्री कैश फ्लोज टू फर्म का मॉडल आएगा और आपने जो है वो पूरी कंपनी की एक वैल्यू निकालनी होगी, तो जब आप उस कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे और सवाल ये कहेगा कि जनाब इसको एक्वायर करने के लिए कितने पैसे पे करोगे, तो ये तो वैल्यू ऑफ कंपनी होगी, लेट्स से 50 मिलियन, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों की वैल्यूज शामिल होगी। आप इसमें से, इस वैल्यू में से जो डेट की वैल्यू है उसको नेट ऑफ करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। लेट्स से डेट की वर्थ थी 20 मिलियन, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी जो आएगी वो 30 मिलियन आएगी। आप इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए 30 मिलियन पे करोगे। एक छोटी सी इसके लिए मैं एक एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। लेट्स से एक कंपनी है और मार्केट वैल्यू बेस्ड आप समझ लो कि मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। यहाँ पर उसके एसेट्स हैं, ठीक है, इक्विटी है और डेट है। एसेट्स की वैल्यू है लेट से 50 मिलियन मार्केट वैल्यू की बेसिस पर। उसकी फंडिंग हुई हुई है 20 मिलियन डेट से और 30 मिलियन इक्विटी से। तो आप जब इस कंपनी को एक्वायर करोगे, आप अगर ये पूरे ऑपरेशंस परचेज कर रहे हो तो क्या आप 50 मिलियन पे करोगे? नहीं, आप 50 मिलियन पे करोगे अगर आप सिर्फ एसेट्स एक्वायर कर रहे होते। लेकिन अगर मैं पूरी कंपनी एक्वायर कर रहा हूँ तो वो कंपनी वाला बोल रहा है भाई ये 50 मिलियन के एसेट्स भी तुम्हारे और ये 20 मिलियन का उधार भी तुम्हारा। तो इफ़ेक्टिवली मैं उसकी वैल्यूएशन या उस कंपनी के लिए जो पेमेंट करूँगा वो 30 मिलियन पे करूँगा, बिकॉज मुझे 50 मिलियन के एसेट्स तो मिल रहे हैं लेकिन मेरे पास साथ में 20 मिलियन का उधार भी तो आ रहा है, तो मुझे तो 30 मिलियन की नेट चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी के मॉडल में इस बात का ख्याल रखना कि जो वैल्यू ऑफ कंपनी या वैल्यू ऑफ फर्म आएगी उसमें वैल्यू ऑफ डेट भी होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी होगी। आपने वैल्यू ऑफ डेट को अलग कर देना होगा ताकि आप वैल्यू ऑफ इक्विटी पर आ जाओ। अच्छा जनाब, तो इस वीडियो लेक्चर का बिल्कुल बेसिक सा मकसद था, वो ये था कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को एक जो है वो मैं आप लोगों को क्विक सा रिव्यू दे दूँ, उसमें से एनर्जीज़ क्या होती हैं, उसकी तरह के उसके मॉडल्स क्या होते हैं। आप लोगों के पास पहले से ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी मौजूद है, डिस्कशंस जो पिछली वीडियो लेक्चर्स में हुई हैं उनके थ्रू। तो अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं सवालात सॉल्व करूँ और सवालात में ही आप लोगों से जो है वो डिस्कशंस करता रहूँ और चीज़ें बताता रहूँ कि कहाँ कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया।